सुप्रभात। श्री सनातन धर्म एजुकेशन सेंटर के विशाल प्रेक्षागार में अंतरसदनीय हिंदी प्रतियोगिता का शुभारंभ होने जा रहा है। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आपका स्वागत है। गुरुजन एवं मेरे प्रिय मित्रों, आपका स्वागत है। इस प्रतियोगिता के प्रथम चरण में सर्वप्रथम कक्षा 6 के प्रतिभागी सामूहिक कविता वाचन की प्रस्तुति करेंगे। सर्वप्रथम तुलसी सदन के प्रतिभागी गीता सार पर आधारित सामूहिक कविता वाचन करेंगे। श्री कृष्ण ने हताश अर्जुन को गीता के उपदेशों द्वारा कर्म के लिए प्रेरित किया, क्योंकि कुरुक्षेत्र में अपने सगे संबंधियों को शत्रु सेना में देखकर उन्होंने शस्त्र त्याग कर दिए। तब श्री कृष्ण ने संदेश दिया कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आइए आपके सामने तुलसी सदन के प्रतिभागी साक्षी त्रिपाठी, शौर्य गुप्ता, अनन्या गुप्ता, आल्या अग्रवाल और पर्णिका शुक्ला सामूहिक कविता वाचन प्रस्तुत करने आ रहे हैं। ना सबका सुख से होता है, ना सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल बस बलिदानों से होता है। कहा कृष्ण ने उठ पाठ और एक आंख को मीट जरा, धनुष पर रख बाणों को, प्रत्यंचा को खींच जरा। आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा गीता सीर रहा। इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर रहा। अधर धर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन। अश्रुधारा तेज हुई और थर थर कांप रहा अर्जुन। बोले पाठ सुनो कान्हा, जितने ये समूह खड़े हुए हैं, हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ दिया, आंखों में आंसू भरकर धनुष हाथ से छोड़ दिया। धनुष हाथ से जब छूटा, माधव भी कुछ अपनाए थे। शिष्य पाठ पर गर्व हुआ, मन ही मन हर्षाए थे। मन में सोच लिया, अर्जुन की बुद्धि ना हटने दूंगा। समर भूमि में पाठ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि के कण-कण डोल गए माधव। टकटकी बांधकर देखा अर्जुन को, एकदम बोल गए माधव, हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। शोले हो रहे थे आंखों में, पर बहती जलधारा है। धनुष उठाने में पाठ जितनी भी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहाँ होगी। ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ। जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ। काम क्रोध की बात कही, मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। तीन लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, अरे कान खोलकर सुनो बात, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। विष्णु जी का दशम रूप में परशुराम मतवाला हूँ। नागकालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। रथ नहीं कहीं भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। धनुष हाथ में तेरे है, पर युद्ध में मैं लड़ता हूँ। सहमा सहमा सा था अर्जुन, एकदम रथ से खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान से सीधे हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। जिधर चले बाण काट के सब पीछे हट जाते थे। रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। धर्मराज के शीश के ऊपर राजमुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी। मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म के खातिर मरता है। योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैनिक वस्त्र बदलती है। धन्यवाद।
एवं मर्मस्पर्शी कविता सुनकर मन प्रसन्न हो उठा। अब मीरा सदन के प्रतिभागी माँ सीता की व्यथा पर आधारित कविता का वाचन टाइम टेकन 3 minutes 22 seconds। देवी सीता का जन्म भूमि के गर्भगृह से हुआ था। वह अलौकिक गुणों से संपन्न थी। इस कविता के माध्यम से माँ सीता के जीवन काल की प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया है। अब मीरा सदन की सूर्यांश वर्मा, वृंदा कार्या, अनुष्का मिश्रा, अनन्या जायसवाल और आदित्य कनौजिया मंच पर कविता प्रस्तुत करने आ रहे हैं। एक कहानी सच्ची तुम्हें सुनाऊं। थी राजकुमारी एक, पिता मिथिलेश, शील और त्याग की गाथा गाऊं। सीता था उसका नाम, गुणों की खान, थी सुंदर उसकी काया, थी रूप की चर्चा दूर, बुद्धि भरपूर, थी धरती माता उसकी छाया। थी जनक को चिंता बड़ी, घड़ी और घड़ी, की बिटिया हो गई बड़ी। गुरुदेव के पहुंचे द्वार, लगाई गुहार, ऐ राजन चिंता छोड़ो, तुम रचो स्वयं पर बड़ा, कड़े से कड़ा निमंत्रण सब राजों को भेजो। फिर हुई परीक्षा कठिन, कि ये सब जतन धनुष को उठा ना पाए श्री राम। एक बलवान धनुष को तुरंत तोड़कर सीता को वर लाए। सीता पहुंची ससुराल पति के द्वार, खुशी से हुई अगवानी। फिर हुई घोषणा एक, राज्याभिषेक राम का होने वाला। पर कर्म का क्रूर विधान, दो वरदान दिखाया उनने खेल निराला। मेरे भरत को होगा राज, राम वनवास हाँ 14 साल का होगा। लिया राम ने मन में ठान, वचन की आन होगा हाँ निश्चय ऐसा होगा। फिर मचा बड़ा कोहराम, राम हे राम कि हम भी साथ चलेंगे। सीता के सपने चूर, राम को दूर, विरह की पीड़ा नहीं सहेंगे। फूलों सा कोमल तन था, कोमल मन, राम संग वन वन भटकी। एक रावण लंकापति, महाधिपति, कर लाया सीता हरण। देख रावण, मति रावण की कुंद सी हो गई। तुम सीता से मैं ब्याह, थी मन में चाह, बड़ी है सुंदर नारी। सीता ने किया विरोध, आ गया क्रोध, राम की शक्ति नहीं तू जाने। फिर हुआ विकट ही युद्ध, राम थे क्रुद्ध, मृत्यु रावण की हो गई। सीता से हुआ मिलाप, बिना संताप, चहुदिशी खुशियां खुशियां हो गई। कभी खत्म हुआ वनवास, आई अब याद, राम घर वापस लौटे। तो भी नया बवाल, भाग्य की चाल, सवाल है सामने आए। कुछ उठी तभी आवाज, आग से आज निकल कर सीता जी दिखलाए। सीता भी रह गई सन, टूट गया मन, कैसी अपमान की ज्वाला। फिर हुई परीक्षा कड़ी, सुरक्षित सती, फूल बन गए अंगारे। सीता ने पुकारा माँ, कहाँ हो माँ, अब नहीं मन जीने का। शुरू हुई धरती फटनी, एक जननी बेटी के सामने आई। आ जाओ मेरी बेटी, माँ की रोटी। सीता जा धरती बीज समानी। सीता थी शीलवती, राम थे पति, बड़ा था सुंदर जोड़ा। यह उनकी मौलिक कथा, कथा या व्यथा, ये हमने राम भरोसे छोड़ा। धन्यवाद। टाइम टेकन 3 minutes 8 seconds। अत्यंत सजीव वर्णन से मन आनंदित हो उठा। जब कुरुराज सभा से श्री कृष्ण दुर्योधन को चेतावनी देते हुए सभा छोड़कर निकल जाते हैं, क्योंकि दुर्योधन ने पांडवों को 5 घाव भी देने से इनकार कर देते हैं। श्री कृष्ण जानते हैं कि कर्ण महापराक्रमी है। दुर्योधन ने उसी के बल पर युद्ध ठान लिया था। कुंती का ज्येष्ठ पुत्र कर्ण है। इस सत्य को स्मरण दिलाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से युद्ध रोकने के प्रयास करने हेतु कर्ण से क्या कहा और तब कर्ण ने जो उत्तर दिया उसे सूर सदन के प्रतिभागी अपनी कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करने आ रहे हैं। भगवान सभा को
सकती है, सम्राट भी डर सकती है। तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तू सपना उसका छोड़ेगा, वह क्यों डर से मुख मोड़ेगा। माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी, निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को। कुंती का तू है तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। अनायास झुक जाएगा, कुल्हाड़ स्वयं झुक जाएगा। सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। जब ध्यान जन का धरता हूँ, उस मन ये सोचा करता हूँ, कैसी होगी वह माँ कराल, इस तन से जो शिशु को निकाल। धाराओं में ढलाती है अथवा जीवित दफनाती है। हे कृष्ण आप ही चुप रहिए, सुनना न चाहते तनिक शमन। जिस माँ ने मेरा किया जन्म, पत्थर समान उसका ये था, सुध से समाज बढ़कर भी था। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। कुंती का क्या चाहता है, मेरा सुख या पांडव की जय। ये अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने माँ का कर्म किया, पर कहते जिसे संजीवन देने आया वह दुर्योधन। राधा रंग से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, है ऋणी गण का रोम रोम। केशव मैं उसे न छोड़ूंगा, तल से भागे जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। धर्मराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं। इस झूठ मूठ में रस क्या है, केशव ये सुयश क्या है। मैं वरुण कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद दूत, सत्तान किसी उसे छोड़। अब देरी कीजिए केशव, धन की डोरी तन जाने दे, संग्राम उलट ठन जाने दे। अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, वो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य। रण में ही अब दर्शन होगा, रथ से आगे उतर आया। हरि के मन में विस्मय छाया, बोले थे वीर शतवाहन, तुझसा ना मित्र कोई अन। दूर प्रतिका ही नहीं प्राण, लता का है भूषण महान। धन्यवाद। अत्यंत भावपूर्ण कविता वाचन था। अब कबीर सदन के प्रतिभागी कर्ण का मित्र प्रेम कविता प्रस्तुत करेंगे। ये कविता कवि रामधारी दिनकर की प्रसिद्ध रचना रश्मिरथी से ली गई है। जब श्री कृष्ण कर्ण के पास जाकर कहते हैं कि तुम दुर्योधन और पांडवों के साथ मिल जाओ तो राज्य भी तुम्हारा, श्री कृष्ण ने कर्ण को प्रलोभन देने की कोशिश की कि तुम महाराज बनोगे और कुंती का सारा स्नेह तुम्हें मिलेगा, पांडव तुम्हारी सेवा में लगे रहेंगे, इस भारत भूमि के तुम सम्राट कहलाओगे। कर्ण ने कहा, मित्रता की मिसाल है दुर्योधन। इसी मित्रता की मिसाल पर आधारित है कविता कर्ण का मित्र प्रेम। अब कबीर सदन के प्रतिभागी गुरमान, अक्षर, आराध, मोहित और विहान मंच पर कविता प्रस्तुत करने आ रहे हैं। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में बुनिए। धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह पर बड़ा हुआ, किसने मुझको सम्मान दिया, निपटा दे महिमा वान किया, अपना विकास अवरुद्ध दे,
जीवन दिया उसने, है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य है सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है, सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, हे केशव मैं उसे ना छोड़ूंगा। हाँ सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे, हाँ सच है मेरे ही बल पर, ठाना है उसने महासमर। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तब उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। कुंती का मैं भी एक तनय, जिसको होगा इसका प्रत्यय, संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में वह यही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज्य मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला, लोभी लालची कहलाऊंगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया, जिस नर की वहां गई मैंने, जिस तरु की छां गई मैंने, उस पर ना वार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तौल सकता है धन। धरती की तो है क्या मिसाल, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्योछावर कर दूं, गुरुपति के चरणों में धर दूं। मुझको ना कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको ना आज तक पहचाना। जीवन का मूल्य समझता हूँ, धन को धूल समझता हूँ। अच्छा अक्षरा प्रणाम आर्य, हो सिद्ध समझ के शीघ्र कार्य। रण में ही अब दर्शन होंगे, शर से चरण स्पर्शन होंगे। रथ से राधे उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया। बोले कि वीर शतबार धन्य, तुझसाना मित्र कोई अनन्य। तू गुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। धन्यवाद। Time taken 3 minutes 28 seconds. वाह, अति उत्तम। कक्षा 6 के कविता वाचन के पश्चात आजादी का अमृत महोत्सव यानी प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष पूरे होने और यहाँ के लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को याद करने और जश्न मनाने के लिए भारत की ओर से की जाने वाली पहल है। आगे की जानकारी आइए सुनते हैं कक्षा 7 के प्रतिभागियों के संवाद वाचन के द्वारा। प्रस्तुत है एक बुजुर्ग और एक छात्र का संवाद। सर्वप्रथम तुलसी सदन के प्रतिभागी अखिल नायर कक्षा 7 ब और अदिति सिंह कक्षा 7 अ आपके समक्ष संवाद वाचन प्रस्तुत करेंगे। लाल किले पे लहराता तिरंगा, आजादी का गीत सुनाता तिरंगा, हर भारतीय की शान तिरंगा, हम सबका अभिमान तिरंगा। अरे बेटी, यह तिरंगा लेकर कहाँ जा रही हो? आज तो तुम्हारा उत्साह कुछ अलग ही दिख रहा है। हाँ दादाजी, आपको याद नहीं कि कल हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस है, जिसे हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। हाँ बेटी, मैंने भी चारों तरफ हर व्यक्ति के अंदर एक अलग ही उत्साह देखा है। ऐसा लग रहा है जैसे आजादी के पूर्व असंख्य संघर्ष, असंख्य सेनानियों की ऊर्जा पूर्ण भारत में एक साथ पुनर्जागृत से हो गई है। अच्छा दादाजी, क्या ऐसा ही जोश और उत्साह आजादी के समय था जैसा आज हर बच्चे बच्चे में दिख रहा है? हाँ बेटी, जब हम गुलाम थे तो हर व्यक्ति सिर्फ आजादी का सपना देखता था, तथा यह सपना कितने ही वीरों जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस आदि ने इस देश को आजाद कराने में बलिदान देकर पूरा किया और शहीद हो गए। यह अमृत महोत्सव क्या है दादाजी? इसके विषय में कुछ समझाइए। जहाँ तक मुझे पता है,
इस महोत्सव की आधिकारिक यात्रा 12 मार्च 2021 को हो गई, जिसकी 75 सप्ताह की उल्टी गिनती हमारे 75वीं वर्षगांठ के लिए शुरू हो गई है तथा यह एक वर्ष बाद 15 अगस्त 2023 को समाप्त होगी। आजादी का अमृत महोत्सव यानी आजादी की ऊर्जा का महोत्सव है बेटी। स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत, उनके द्वारा लिए गए संकल्पों को आगे बढ़ाने का अमृत महोत्सव है। अच्छा दादाजी, आपके कहने का तात्पर्य है कि सिर्फ स्वाधीनता सेनानियों के बलिदानों, संघर्षों व उनके प्रयास से ही आज हमारा देश इस मुकाम पर पहुंचा है जब संपूर्ण विश्व में भारत का परचम लहरा रहा है। हाँ बेटी, अतीत के आईने में वर्तमान का सृजन व संकल्पना होती है। यदि हमारे देश के हजारों वीरों ने अनेक कष्ट सहते हुए आजादी ना दिलाई होती तो क्या आज हमारा वर्तमान ऐसा होता? जैसे रोशनी के आगे से पड़ने पर हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन यदि रोशनी पीछे से आती है तो हम हजारों किलोमीटर दूर बिना किसी बाधा के आगे बढ़ते जाते हैं। जब सारा देश गुलामी और अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ खड़ा था तो हमें आजाद होने में इतना समय क्यों लगा दादाजी? ठीक कहा तुमने, संभव था कुछ कमियों से हमें समय लगा, लेकिन जब हम सब एकजुट हो गए, क्योंकि उस समय ना कोई जाति थी ना धर्म का भेदभाव था, बस एक ही नारा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, यह देश हमारा है। घाव लगने से तो कोई हमें बचा नहीं सकता, लेकिन उपचार तो हम ढूंढ ही सकते हैं। ठीक है दादाजी, मैं मानती हूँ कि सिर्फ स्वाधीनता सेनानियों के बलिदानों और संघर्षों से हमारे देश को आजादी मिली है, लेकिन हमारी आज की पीढ़ी ने तो हमारे देश को उन्नति के शिखर पर पहुंचाया है। इसलिए हम उनको स्मरण करते हुए अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लेकिन बेटी, सिर्फ उन्हें स्मरण करना ही पर्याप्त नहीं है। उनकी कर्मशीलता, देश के प्रति भक्ति भावना, ईमानदारी, देश के लिए मर मिटने की प्रत्येक नागरिक में जो जज्बा था, नई पीढ़ी भी उसी का अनुसरण करते हुए भारत को प्रगति के पथ पर आगे ले जा रही है। लेकिन दादाजी, यदि हम भारत की उन्नति की बात करें तो हमारे देश ने 75 साल में बहुत उन्नति की है। हाँ बेटी, हमने तरक्की तो अवश्य बहुत कर ली है, लेकिन हमारी मानसिकता अभी भी कैद में जंजीरों से जकड़ी नजर आती है। हाँ बेटी, हमने तरक्की तो अवश्य बहुत कर ली है, लेकिन हमें अभी भी अशिक्षा, भ्रष्टाचार व महंगाई पर जीत प्राप्त करनी है, जिससे भारत विकासशील से विकसित देश के श्रेणी में खड़ा हो सके। लेकिन दादाजी, आजादी के बाद ऐसे अनेक सामान्य भारतीयों ने अपने परिश्रम और उद्यमशीलता से देश विदेश में खुद को साबित किया है। ज्ञान विज्ञान से समृद्ध हमारा देश मंगल से लेकर चंद्रमा तक अपनी छाप छोड़ रहा है। हाँ बेटी, हमारे देश ने अनेक उपलब्धियां प्राप्त की हैं। इन उपलब्धियों के बावजूद भी हमारे देश में गरीबी बढ़ती ही जा रही है। जब हम आजाद हुए थे तब हम इतने साधन संपन्न नहीं थे, फिर भी हमने एक हाथ से अपना पेट भरा तो दूसरे हाथ से प्रगति का पथ प्रशस्त किया। लेकिन दादाजी, मुझे अपने देश पर गर्व है। सिर्फ ऐसा कह देने मात्र से आज की पीढ़ी की भावना को नहीं माना जा सकता है। इस पीढ़ी को वैसा ही बनना होगा, निस्वार्थ भाव से देश के लिए लड़ना होगा। आज भी अंग्रेजों के समान न जाने कितने ही लालच लोलुपता से ग्रसित लोग हमारे भारत की तरफ नजर गड़ाए बैठे हैं। वीरों के जीवन से हमें एकजुटता क्या है, अपने लक्ष्य को पाने की जिद क्या है, सबके प्रति एक समान भावना क्या होती है, सीखना होगा। सही कहा आपने दादाजी, मुझे भी अमृत महोत्सव के विषय में कुछ समझ आ रहा है कि हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने जो भारत की तस्वीर अपने मानस पटल पर खींची थी, उसे हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को साकार रूप देना होगा। मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ दादाजी, मैं भी अपने देश के प्रति पूरी ईमानदारी के साथ कुछ कर गुजरने के जज्बे को जीवित रखूंगी, तभी हम अमृत महोत्सव को सही मायने में मना पाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। taken 5 minutes 51 seconds। धन्यवाद। अमृत महोत्सव संबंधी जानकारी अत्यंत प्रेरणादायक रही। अब मेरा सदन के प्रतिभागी सात्विक त्रिपाठी
कक्षा 7A और सबलीन कौर कक्षा 7B आपके समक्ष संवाद वाचन प्रस्तुत करेंगे। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे, अमृत काल मनाएंगे, हर घर तिरंगा लहराएंगे। अरे वाह सात्विक, हाथ में तिरंगा और देशभक्ति गीत का गायन, इस चरम उत्साह का आखिर कारण क्या है? अरे दादी माँ, यह तिरंगा मुझे मेरे विद्यालय से मिला है और इस साल स्वतंत्रता दिवस पर इस सामूहिक गीत का गायन भी करना है। हमारी अध्यापिका ने बताया है कि इस साल हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अतः हमें घर पर भी तिरंगा लहराना है। अच्छा, यह तो बताओ सात्विक, आखिर आजादी का अमृत महोत्सव है क्या? मुझे तो बस इतना पता है कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक सभी अपने कार्यालय और घरों में तिरंगा लहराएंगे। मैं इससे ज्यादा नहीं जानता। क्या आपको पता है कि इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? अच्छा, बताती हूँ, पर तुम्हें धैर्य पूर्वक सुनना पड़ेगा। ये न कहना कि बस करो दादी माँ, मैं पक गया। नहीं दादी माँ, मैं पूरी तन्मयता के साथ सुनूंगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से आजादी की गौरवशाली 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस वर्ष देश को आजाद हुए 75 साल पूरे हो जाएंगे। इसको मनाने का विचार किसके मस्तिष्क में कौन था? हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस महोत्सव का प्रारंभ 12 मार्च 2021 को किया। अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाकर इस अमृत उत्सव का उद्घाटन किया। ओ दादी माँ, अब मुझे समझ में आया कि जून में हमारे विद्यालय में योग दिवस बड़े जोश एवं उमंग से मनाया गया था, पर तब भी मंच पर बैनर लगा हुआ था आजादी का अमृत महोत्सव। मैं असमंजस में पड़ गया था कि अभी तो स्वतंत्रता दिवस बहुत दूर है और यह बैनर क्यों? मैंने सोचा था आपसे पूछूंगा, मगर भूल गया। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम एक ऐसे विद्यालय के छात्र हो जहाँ सजगता, क्रियाशीलता, अनुशासनशीलता एवं रचनात्मकता का वास है। अच्छा दादी माँ, आपको इस अमृत महोत्सव के बारे में और क्या जानकारी है? आप तो समाचार पत्र की गहन पाठिका भी हैं और मेरे लिए ज्ञान का स्रोत। हाल ही में समाचार पत्र में इस अमृत उत्सव के बारे में छपी कुछ पंक्तियां सुनो। आजादी का उत्सव है यह, मिला बड़े बलिदानों से, मातृभूमि के लिए मिटे जो, मिला उन्हीं दीवानों से। आओ याद करें उन सबको, नमन करें, वंदन करें। वाह दादी माँ, इन काव्य पंक्तियों ने तो आजादी के दृश्य को मेरे नेत्र पटल के सम्मुख सजीव कर दिया। आधुनिक पीढ़ी को सजग करने के लिए हर रविवार को आजादी के अनोखे एवं रोमांचक प्रसंग छपते हैं, जिनमें से ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी हैं जिनके मूक बलिदानों से आज की पीढ़ी परिचित है। सरदार भगत सिंह, सुखदेव, बाल गंगाधर तिलक, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद और महात्मा गांधी, इन सब के बारे में तो मैंने पढ़ा है। और कौन हो सकते हैं दादी माँ? अमृत महोत्सव मनाने के पीछे एक कारण यह भी है, आजादी जो हमें अनेक वीर सपूतों के बलिदान से मिली है, उनके बारे में भी जाने। और कौन हो सकते हैं दादी माँ जिनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है? जैसे क्रांति बाला रानी तपस्विनी, जो झांसी की रानी की भतीजी थी, बेगम हजरत महल, एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी, लक्ष्मी सहगल, रानी चिन्नम्मा आदि ऐसी वीरांगनाएं हैं जिन्होंने आजादी के संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रसंग को सुनकर तो मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। सचमुच मुझे इसके बारे में जानकारी न थी। इस महोत्सव पर सरकार ने हर घर तिरंगा मुहिम के साथ साथ खेल, कृषि, औद्योगिक क्षेत्र, चिटपट क्षेत्र में जो उपलब्धियां भारत ने अर्जित की हैं, उन्हें प्रदर्शनी द्वारा व मीडिया द्वारा दिखाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। दादी माँ, आपका कहना 100% सही है। मैंने पढ़ा है इस साल भारत ने पहली बार यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली। आज भारत ने अपने पड़ोसी देशों को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्रों में भी पीछे छोड़ दिया है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इस महोत्सव को मनाने के लिए 13 से 19 दिसंबर 2021 तक रक्षा मंत्रालय समर्पित सप्ताह मनाया था। वाह दादी माँ, आपको तो इस अमृत महोत्सव के बारे में बहुत जानकारी है। अच्छा बताएं, इसमें हम विद्यार्थियों से क्या अपेक्षित किया जाता है? सर्वप्रथम विद्यार्थी वर्ग को अब जय अनुसंधान के नारे को बुलंद करना होगा। साथ ही अब समय आ गया है कि हम अपनी उपलब्धियों का मूल्यांकन करें, अपनी सफलताओं का उत्सव मनाएं, साथ ही उन चुनौतियों पर भी विचार करें जिनके समाधान हम अभी तक खोज नहीं पाए हैं। कौन सी चुनौतियाँ? मुझे तो लगता है आजादी के 75 साल में हमारा देश समृद्ध व संपन्न बना है। यह तो ठीक कहा, किंतु आज भी भारत को अशिक्षा, भ्रष्टाचार, गरीबी जैसे दानवों से मुक्त करवाना है। दादी माँ, मुझे आजादी के अमृत महोत्सव की विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। देश प्रेम संबंधी विचार अत्यंत गौरव अनुभव कराते हैं। अब सूर सदन के प्रतिभागी आदित्य सिंह कक्षा 7D और जगन्नाथ गुप्ता कक्षा 7B आपके समक्ष संवाद वाचन प्रस्तुत करेंगे। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अरे किताबों वाले दादाजी, क्या आपकी दुकान आज बंद है? आप तो यहाँ झंडे बांट रहे हैं। आज कोई खास दिन है क्या? अरे बेटा, क्या तुम्हें अपने देश में चल रहे आज़ादी के उत्सव के विषय में जानकारी नहीं है? हाँ है, विद्यालय में भी इस विषय पर चर्चा चल रही थी और अभी स्वतंत्रता दिवस अमृत उत्सव के रूप में भी मनाया गया है, परंतु मुझे पूरी पृष्ठभूमि नहीं मालूम। दादाजी, क्या आप मुझे इस महोत्सव के विषय में जानकारी देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं अभी तुम्हें अमृत उत्सव क्या है इससे अवगत कराता हूँ। बेटा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 12 मार्च सन 2021 को गुजरात के साबरमती तट से इस उत्सव को मनाने का निर्णय लिया, क्योंकि हमारी आज़ादी को 75 वर्ष हो गए हैं। इसलिए हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो कि 75 हफ्ते तक पूरे देश में एक पर्व की तरह मनाया जाएगा। दादाजी, एक बात नहीं समझ आ रही कि यह 12 तारीख को क्यों शुरू किया गया, जबकि 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। बेटा, 12 मार्च के दिन ही हमारे महात्मा गांधी और उनके अनेक सहयोगियों ने नमक पर लगाए लगाम के विरोध में सत्याग्रह की शुरुआत की थी। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने इसी दिन से महोत्सव का आगाज किया। तो इस महोत्सव को मनाने का कारण क्या है दादाजी? बेटा, कारण यह है कि हम सब स्वतंत्रता संग्राम में शामिल उन महावीरों और वीरांगनाओं को जान सकें जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दबा हुआ है, एवं अतीत की विरासत में वर्तमान को नया रूप दें। कवियों ने भी उन वीर योद्धाओं पर कविताएं लिखी हैं, क्या तुम्हें पता है? हाँ दादाजी, हमने भी अपनी पुस्तकों में वीरतापूर्ण कविताएं पढ़ी हैं। मैं आपको कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ, जैसे कि कलम आज उनकी जय जय बोल, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना लिए गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय जय बोल। वाह वाह, बहुत सुंदर। दादाजी, यह महोत्सव मनाया कैसे जाएगा? बेटा, यह देश के हर राज्य और केंद्र में इस आजादी के उत्सव के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए कार्यक्रम होंगे, जिससे कि आज की युवा पीढ़ी उनका इतिहास जान सके कि हमारी आजादी हमें कितने बलिदानों के फलस्वरूप मिली है। उस समय हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो, नमक आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में जानकारी देने के लिए नाटक आदि किए जाएंगे। पर ऐसा क्यों दादाजी? क्योंकि
किसी भी देश को उन्नति के शिखर पर ले जाने में उसका अतीत बहुत मायने रखता है। आजादी के इस माध्यम से उन्हें आजादी के सही मायने बताना आवश्यक है और यह भी बताया जाए आजादी मिल जाने के बाद देश में क्या क्या उपलब्धियां हुई। अच्छा दादाजी, अब मुझे समझ में आ गया कि इस महोत्सव के माध्यम से हमें पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधना है। दादाजी, क्या गरीब लोग भी इस महोत्सव के बारे में जान पाएंगे? हाँ, क्यों नहीं। उनमें भी तो अपने देश के लिए मर मिटने का जज्बा है और हमारा भी तो कर्तव्य बनता है उनके बीच जाकर उन्हें जागरूक करें। बेटा, 15 अगस्त को दिया हुआ प्रधानमंत्री जी का भाषण तुमने सुना था? उन्होंने देश को क्या संदेश दिया? नहीं दादाजी, तब मैं अपने विद्यालय में था, लेकिन घर आकर मैंने दूरदर्शन पर देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सभी नारियों को त्याग और बलिदान की मूर्ति कहा है और हम सभी भारतीय उनके आत्म बलिदान के लिए कृतज्ञ हैं। उन्होंने 5 लक्ष्य भी बताए हैं। पहला, एकता पर बल, एक भारत श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत, देश के प्रति हमारे अधिकार और कर्तव्य। और उन्होंने यह भी कहा है कि सपने बड़े देखो तभी बड़े संकल्प लोगे। अरे वाह, तुमने तो बड़ी जानकारी हासिल कर ली, बड़े होशियार हो। अरे बेटा, एक बात तो बताना ही भूल गया। क्या दादाजी? यही कि आजादी के इस महोत्सव का संकल्प है भारत को विश्व गुरु बनाए रखने का। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को जागृत करने का जुनून है एवं आगाज है उस युवा पीढ़ी को यह बताने का कि हमारा भारत क्या था, क्या है और क्या बन सकता है। देशभक्ति की भावना तो हमारे अंदर कूट कूट कर भरी है, बस इसे आम जनता के कार्यों और विचारों में प्रकट करना है, महिलाओं को प्रेरणा स्रोत बनाना है। आपको तो बहुत सारी जानकारी है दद्दू, तभी आप यहाँ हर घर में झंडे का प्रचार कर रहे थे। दादाजी, एक बात मुझे और बता दीजिए कि यह मतलब हम अपनी कक्षा में कैसे बनाएं? अरे, ऐसा अभी बताता हूँ। सर्वप्रथम अपनी कक्षा को तिरंगे झंडे से सजाना, फिर जो हमने तुम्हें जानकारी दी है उसको बताना, महावीरों की शौर्य गाथाओं को सुनाना और हाँ बेटा, अपने शहर के उन गणेश शंकर विद्यार्थी जी के बलिदान की भी जिक्र करना कि वे कैसे निर्भीक पत्रकार होकर दंगों को शांत कराते हुए शहीद हो गए और डॉक्टर लक्ष्मीबाई एवं मानवती आर्य जी के बलिदान की भी कहानी सुनाना। उन्होंने आजाद हिंद फौज में भागीदारी देकर हमें गौरवान्वित कराया था। हाँ दादाजी, आज आपने मुझे बहुत सारी जानकारी दी है, तो चलिए फिर साथ में बोलते हैं, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। धन्यवाद। टाइम टेकन 6 minutes 12 seconds। धन्यवाद। हमें सदैव अपनी जन्मभूमि के प्रति कर्तव्यों को स्मरण रखना चाहिए, तभी हम सच्चे देश प्रेमी बन सकते हैं। अब कबीर सदन के प्रतिभागी शौर्य गुप्ता कक्षा 7 और सिद्धदीप सिंह कक्षा 7 आपके समक्ष संवाद वाचन प्रस्तुत करेंगे। विश्व विजयी तिरंगे की पताका फहराते जाएंगे, भारत का नाम विश्व में उज्जवल करते जाएंगे। दादाजी दादाजी। हाँ बेटा। आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, क्या हुआ? आपने पंक्तियां सुनी जो मैं बोल रहा था? नहीं तो, जरा फिर से सुनाना। अच्छा दादाजी, विश्व विजयी तिरंगे की पताका फहराते जाएंगे, भारत का नाम विश्व में उज्जवल करते जाएंगे। दादाजी, आपको पता है इस वर्ष हमारे विद्यालय में 15 अगस्त का दिन आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया था। इस दिन हमारे विद्यालय में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसमें मैंने भी भाग लिया था। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि तुम्हारी दृष्टि में आजादी का क्या अर्थ है? आजादी यानी बिना किसी हस्तक्षेप के किसी स्वतंत्रता पूर्वक काम को करना। और 15 अगस्त का क्या महत्व है? दादाजी, इस दिन हम आजाद हुए थे और प्रतिवर्ष हमें लड्डू खाने को मिलते हैं। बेटा, बस इतना ही? हाँ दादाजी। बेटा, आज तुम्हारी तरह
कितने ही लोग आजादी का गलत अर्थ निकालते हैं। तुम्हें पता नहीं कि आजादी के लिए हमारे देश के वीर सपूतों ने अपना रक्त बहाया, यातनाएं सही और सर्वस्व बलिदान कर दिया। दादाजी, स्कूल में तो सब आजादी के अमृत महोत्सव की चर्चा कर रहे थे, आखिर ये है क्या? बेटा, हमारे वीरों के पौरुष पराक्रम का अमृत फल है स्वाधीनता का अमृत महोत्सव। 1947 से 15 अगस्त 2022 को भारत को अंग्रेजी सत्ता से आजादी प्राप्त हुई। 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस महोत्सव के द्वारा प्रधानमंत्री जी सभी को इसके सही मायने समझना चाहते हैं। वो ये है कि इस महोत्सव में उन संकल्पों को दोहराना व सपनों को साकार करना है जो हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने देखे थे। तुम्हें पता है सपने क्या थे? नहीं दादाजी। तो सुनो, ये स्वप्न थे भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के, भारत की संपूर्ण स्वतंत्रता, स्वाभिमान व स्वावलंबन के। दादाजी, भारत में स्वाधीनता की अलख कब जगी थी? 1942 में। इससे पूर्व गांधी जी के नेतृत्व में कई आंदोलन चले थे, कई संगठन सक्रिय थे। तुम्हें शायद पता नहीं कि मेरे बड़े भाई ने भी इस संगठन का हिस्सा बनकर देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। बेटा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस का पराक्रम प्रशंसनीय है। लाखों लोगों के प्राणों की आहुति के बाद भारत 1857 में स्वाधीनता की अलग जगाने में कामयाब हुआ। दादाजी, मैंने सुना है कि उस समय भारत के लोगों में जन क्रांति लाने में हिंदी का भी बहुत बड़ा महत्व था। ठीक सुना है तुमने। हिंदी भाषा ने तो स्वतंत्रता के आंदोलनों में एकता के सूत्र को पिरो दिया था। लोगों ने संपर्क और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की खूब वकालत की। तुम्हें तो पता ही होगा, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न यह कसूल। दादाजी, फिर ये बताइए कि ये महोत्सव किसी अन्य त्योहारों की तरह किसी विशेष धर्म या जाति के लिए है? नहीं बेटा, ये महोत्सव एक राष्ट्र पर्व है, जन उत्सव है। इस महोत्सव को लेकर हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि ये सिर्फ गौरवशाली समृद्ध भारत के जय घोष का पर्व बने, यानी सभी की भागीदारी इसमें होनी चाहिए। तुम्हें एक और जरूरी बात बताता हूँ कि जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हमारे जाने के बाद तुम्हारा देश बिखर जाएगा, पर किसने सोचा था ये तो लोकतांत्रिक रूप में निकल आएगा। भारत सनातन है, सदा से है। दादाजी, फिर तो भारत को आत्मनिर्भर बनने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। हाँ बेटा, भुखमरी, महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार आदि, लेकिन इन सभी कठिनाई को दूर करते हुए भारत नए रास्तों का निर्माण करके आत्मनिर्भर व सशक्त भारत विश्व गुरु के रूप में सामने आया। बेटा, 1948 से आज तक हमने जो उपलब्धियां हासिल की हैं उससे देश को गौरवान्वित किया है। क्या तुम गत वर्ष की कुछ उपलब्धियों के बारे में बता सकते हो? जी दादाजी, भारत के भाला फेंक नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता। हरनाज कौर संधू ने विश्व सुंदरी का खिताब जीता। दर्शन और ज्ञान विज्ञान में उपलब्धियां हासिल की। ऋग्वेद और योग को तो यूनेस्को तक ने मान्यता दी। बिल्कुल सही बेटा, मुझे खुशी है कि तुम विद्यालय गतिविधियों में भाग लेते हो और देश में जो हो रहा है उसके प्रति जागरूक हो। दादाजी, मुझे भी आपके मिले ज्ञान से इस महोत्सव के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। आज इसीलिए मैं ये संकल्प लेता हूँ कि सभी के अंदर राष्ट्रभक्ति की चेतना जागृत करूंगा, जिससे हमारी विराट भारतीय संस्कृति और बौद्धिकता के दर्शन होते हों और जो पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर पुनः देवताओं को ये कहने के लिए बाध्य करे कि गायन्ति देवा किल गीत गानी ध्यानस्तु ते भारत भूमि भागे। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद। वाह, दादाजी ने बिल्कुल सटीक जानकारी द्वारा अमृत महोत्सव को लक्ष्य किया।
This competition was supposed to be a part of our Hindi Divas celebration also, but each time we have Hindi Divas, we have examination, so we could not help it. But then I am glad that so many students have participated in this competition, and it has really, I'm sure, made everyone proud of our national language, that is Hindi, isn't it? So a big hand for all the students who have participated. And a bigger hand for all the teachers, Sari Adhyapikaएं, सुंदर ढंग से आप सबकी तैयारी कराई, जिससे आपके अंदर इतना आत्मविश्वास जगा। आप लोगों का जो उच्चारण है बहुत बहुत सुंदर है। इतना अच्छा उच्चारण मेरा कभी भी नहीं था। थोड़ा कम बोलते हैं शायद, इसी वजह से इतना अच्छा नहीं है। माइक पे थोड़ा और कम खराब हो जाता है, इसीलिए आपसे क्षमा चाहती हूँ। परंतु जो भी है, हमारी मातृभाषा है और इसका सबको सम्मान करना चाहिए। और कितनी सुंदर भाषा है, कितने सुंदर विचार हैं, इतनी सुंदर भाव हमें देखने को मिले आज। जो कविताएं थी, जो बच्चों ने इतने सुंदर ढंग से जिनका वाचन किया, बहुत ही खूबसूरत था। इतनी सुंदर कविताएं हैं और हम सबको इस पर गर्व होना चाहिए कि ये हमारी मातृभाषा में लिखी गई है। और हमारा भी ये प्रयास होना चाहिए कि हम भी कुछ ऐसी कविताओं को मुखस्त करके, याद करके हमेशा हमेशा इनको याद रखें और इसको आगे लेके जाएं। अगर हम ये इस तरीके की कविता वाचन सुनेंगे, ऐसी भाषा को पढ़ेंगे, तो हमारी भाषा भी बेहतर होगी। और हमारा प्रयास विद्यार्थी होने के नाते यही होना चाहिए कि जो भी हम सीख रहे हैं, आप हिंदी भाषा सब सीख रहे हैं? प्रतिवर्ष थोड़ा सा और कठिन हो जाता है, थोड़ी भाषा और कठिन हो जाती है, कुछ और कठिन शब्द आ जाते हैं, कुछ और कठिन पाठ पढ़ने पड़ते हैं। तो ये किस लिए पढ़ना पड़ता है आपको थोड़ा और कठिन, ताकि आप और भी सक्षम हो जाएं। तो आप सभी को ये चेष्टा करनी चाहिए कि हम जितने अच्छे ढंग से इस भाषा को इम्बाइब कर सकते हैं अपने अंदर, हम करें, ताकि जब भी हम लिखें, हम सही लिखें और बहुत सुंदर लिखें। और हर बार जब लिखें, हमें अपने ऊपर गर्व हो कि देखो, मैंने अपनी मातृभाषा में ये कितना सुंदर लिखा है। तभी जो है, तभी हम अपनी मातृभाषा को वह सम्मान दे पाएंगे जो उसे मिलना चाहिए, है कि नहीं? यदि हम अपनी भाषा का स्तर उतना ही गिरा हुआ रहने दें, और ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें बस सुन ले, पढ़ रहे, उससे तो काम नहीं चलेगा। हमें अपना स्तर भी ऊंचा करना है। इसलिए जब भी आप बोलते हैं हिंदी, बोलिए। जब आपको परमिशन मिलती है तो आप हिंदी बोलिए, परंतु ये चेष्टा करिए कि हम हिंदी ऐसी बोले जिससे दूसरे को सुनने में अच्छी लगे। ऐसी हिंदी ना बोले, ऐसे गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिससे हमारी मातृभाषा का अपमान हो। और इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान हर समय रखना होगा। जब हम लिखें तो सही लिखें, जब हम पढ़ें तो सही पढ़ें। और हम लिख भी तभी पाएंगे जब हम जो पढ़ते हैं वह सही तरीके से पढ़ें। आप लोग जब पढ़ते हैं तो बस आंखें उस पर फेरते हैं, अंदर कुछ नहीं जाता है। तो यदि आप जब पढ़ते हैं उस समय ध्यान से पढ़ेंगे, हर अक्षर पर अपनी नज़र डालेंगे और उसे अपनी बुद्धि से उसके बारे में सोचेंगे, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहेंगी और जब आप लिखेंगे बहुत सुंदर लिख पाएंगे।
तो इसी तरीके से हमें अपने मातृभाषा का सम्मान करना है, आज करना है और हमेशा करना है। आपकी सारी हिंदी की अध्यापिकाएं बहुत ही अच्छी है, बहुत सक्षम है, बहुत बूढ़ी हैं और इतनी मेहनत करी है उन्होंने कि आप सभी यहाँ आके अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करें। तो इसके लिए तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगी कि वह सदा ही लगी रहती हैं कि हिंदी भाषा को वह सम्मान मिले और हमारे विद्यालय में भी जो है हिंदी को वह सम्मान मिले और हमारे विद्यार्थी जो हैं हिंदी भाषा में भी उतने ही सक्षम हो जितने वे अन्य विषयों में हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग अंग्रेजी के पंडित हैं, वो भी नहीं, तो हम छोड़ देते हैं सभी विषयों तो, क्योंकि उसके लिए भी आपको बहुत प्रयत्न करना है, उसके लिए आपको हमेशा ही बोला जाता है सभी के द्वारा। हाँ, सो बहुत अच्छा। अब प्रतियोगिता है तो कोई तो प्रथम, कोई द्वितीय, कोई तीसरे स्थान पे आएगा ही, तो उसमें कोई बात नहीं है क्योंकि सबने बहुत अच्छे से लर्न किया था, बहुत अच्छे से बोला है यहाँ पे। तो अब रिजल्ट तो रिजल्ट है, वो तो झेलना ही पड़ता है, उसका तो जो भी है उसका सम्मान भी करना पड़ता है। ठीक है भाई, ओके। तो प्रथम आए हैं, ये तो मतलब जब मैंने सारे यहाँ पे छात्रों को देखा तो मन तो गदगद पहले ही हो गया कि वाह भाई वाह, हर समय तो यहाँ छात्राएं आके खड़ी होती हैं, एक बीच में आ जाते हैं छात्र, लेकिन इस बार तो बहुत ही अच्छा लगा। तो वह हाउस तो फर्स्ट आना ही है, तो वह प्रथम स्थान पे है कबीर हाउस। अच्छा कोऑर्डिनेशन था, वेरी नाइस। और आप सभी यहाँ पे जितने यहाँ पे बैठे हैं वे समझ लें कि कितने अंदर गुण हैं जो बाहर नहीं आ पाते क्योंकि बाकी चीज़ें उनको ढक देती है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके। एंड दूसरे स्थान पे हैं, उनका भी प्रदर्शन बहुत बहुत सुंदर था और आपके चेहरे से वो झलकना चाहिए जो आप बोल रहे हैं। और जब भी मैं बच्चों को प्रिपेयर करती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ, यदि आप अपना सारा जो बोलना है बोल के थके नहीं तो आपने कुछ नहीं किया। आपको एक थकावट सी महसूस होनी चाहिए, तब हमें लगता है कि आपने उसमें पूरी अपनी ऊर्जा डाल दी। सो ऐसा देखना चाहिए। और सो द्वितीय स्थान पे है मीरा हाउस। सूर हाउस। स्थान तो तुलसी हाउस का चौथा स्थान है, परंतु प्रदर्शन बहुत अच्छा था, बहुत जोश भरा था, बहुत अच्छा। दूसरे चरण का हमारा जो विषय था संवाद, वो भी बहुत अच्छा। अगर आप कुछ बन के आ रहे हैं दादाजी या दादी जी, तो फिर उनका भाव भी थोड़ा सामने आना चाहिए। हमें जस्ट याद करके बस कुछ नहीं बोलना है, जो हम बने हैं हमें उसी के अंदर डूब जाना चाहिए और ये बाकी सबको भी समझ आना चाहिए बहुत अच्छे से। और ये चीज़ सबसे अच्छी किसमें नज़र आ रही थी? 3 दादाजियों में कि एक दादी जी में? एक दादी जी सारे नंबर ले गए, 3 दादाजी थोड़े से पीछे रह गए। दादी जी वाला हाउस ही फर्स्ट आया है। हुआ है, मैं दादाजी और दादी जी की जो भी प्रदर्शन था उसकी बेसिस पे हुआ है, बाकी बच्चे तो सभी अच्छे थे। तो
हाँ, तो तीन दादाजी थे। तो कौन से 3 दादाजी में कौन से अच्छे लगे आपको? तीसरे दादाजी अच्छे थे। हाँ, जब भी आप यहाँ बैठते हैं तो बिल्कुल आपको भी निर्णायक का पद संभालना चाहिए। ओके, तो ये बहुत अच्छा लगा कि आप लोग भी सही अच्छे निर्णय लेते हैं, क्योंकि अब जो दूसरे नंबर के दादाजी थे, बाबा जी लिखा है इसमें। हाँ, तो बाबा जी का रोल बहुत अच्छा था, वेरी गुड, और वह दूसरे स्थान पे है। तो फूड हाउस, और दूसरे दोनों संवाद भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से लिखे गए हैं संवाद। दैट आई मस्ट अप्रिशिएट कि बहुत सुंदर ढंग से लिखे गए हैं। और ये अगर उस समय लिखे गए होते जब हमने यहाँ पे मनाया था 15 अगस्त में, तो बहुत अच्छा लगता। जो भी है, तो अब जो पहले आए थे संवाद बहुत अच्छे थे, थोड़ा सा स्मरण यहाँ पे एक कॉलम है तो उसमें थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। और जो दूसरे मतलब दोनों में कंपटीशन इसी बात का रह गया। अदरवाइज जो चौथे नंबर पे थे अच्छे थे, परंतु जो उच्चारण सही थे, बट जो लहजा होता है डिक्शन, वो थोड़ा अंग्रेजी वाली तरफ ज़्यादा था, हिंदी वाला कम था। बट एनीवे, तीसरे स्थान पे है कबीर, चौथे स्थान पे है तुलसी। ठीक है, now we will get the certificates after the second round of the competition. Okay, so now you have to leave very quietly. Okay, now silence. You've heard the results. The certificates will be given after class 8 is done. Class 6 and 7 participants can stay. Yes. No discussions now. Enough. Put finger on your lips. Be silent. You were very good, very well behaved during the competition. Now you have to go back in the same manner. Okay? Very quietly, without the sound. Even when you get up, make sure that your chairs don't make a noise. मात्र स्वाद के भ्रम पर दूसरे भोजन पर दृष्टि रखना तथा अव्यक्ष खाना अनुचित है। आज हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय भी इस विषय से आधारित है। अतः चारों सत्रों के प्रतिभागी विषय शाकाहारी भोजन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है के पक्ष और विपक्ष में अपने अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे। आइए वाद विवाद आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम आपके समक्ष विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने तुलसी सदन की प्रतिभागी जैसिका निगम। कई जीवों की छिपी व्यथा है तेरी शटरस थाली में, कई पथों की लिखी कथा है तेरे होठों की लाली में। सुप्रभात, आज मैं जैसिका निगम कक्षा 8 की छात्रा आप सभी के समक्ष क्या हम सभी को शाकाहारी होना चाहिए विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का विकास पशु से हुआ है और जीव विज्ञान ये तथ्य सिद्ध कर चुका है। आज भी इस सभा में उपस्थित प्रत्येक सदस्य के शरीर में अवशेषी अंग वेस्टिजियल ऑर्गन पाए जाते हैं। उन्हीं अवशेषी अंगों में से एक है क्रमरूप परिशेषिका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जिसका कार्य हमारे भोजन में उपस्थित सेल्यूलोज का पाचन है। और सेल्यूलोज मात्र वनस्पति जगत में पाया जाने वाला एक तत्व है। इससे यह बात स्वतः सिद्ध हो जाती है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही ईश्वर ने हमारी शारीरिक संरचना शाकाहार के ही अनुकूल बनाई
चाहूंगी कि वह पानी कैसे पीते हैं। यह बात आप सभी को हास्यास्पद लग सकती है, परंतु यह अति गंभीर प्रश्न है। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि हम सभी श्वास के साथ पानी पीते हैं, जैसे गाय और अन्य शाकाहारी जीव पीते हैं, किंतु शेर आदि मांसाहारी जीव जीभ से चाट कर पानी पीते हैं। इससे यह बात सिद्ध होती है कि हमारी संरचना शाकाहार के ही अनुकूल है। भोजन की बात हो किंतु उसकी पौष्टिकता पर बात न की जाए तो यह बात अपूर्ण रह जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे भोजन में संपूर्ण आहार का गुण होना आवश्यक है, किंतु हम यह भी जानते हैं कि मांसाहार मुख्यतः प्रोटीन का स्रोत है। इस स्थिति में हमारी विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि की आवश्यकता पूर्ण नहीं हो पाती। क्या आप सभी जानते हैं कि मांसाहार को पचाने के लिए शरीर को 8 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रति ग्राम व्यय करनी पड़ती है और हमें मात्र 5.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रति ग्राम प्राप्त होती है। इससे स्पष्ट होता है कि इससे ऊर्जा की हानि ही होती है। इन वैज्ञानिक तथ्यों को जानने के बाद भी कुछ लोग मांसाहार की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। मेरे दृष्टिकोण से यह किसी व्यसन में प्रवृत्त होने जैसा है। जैसा हम जानते हैं हमारे लिए उपयुक्त नहीं, किंतु फिर भी हम उसे त्याग नहीं पाते, अपितु उसका समर्थन ही करते हैं। इन वैज्ञानिक तथ्यों के ऊपर भी एक कारण है जिसके लिए हम सभी को शाकाहारी होना चाहिए। वह यह है कि गर्व है भारत भूमि पर कि महावीर की माता हूँ, रामकृष्ण और नानक जैसे वीरों की यश गाथा हूँ। कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे, ओरस जैसे शूरवीर को नमन सिकंदर करते थे। धन्यवाद। वाह, तर्क अत्यंत सार्थक था। अब इस विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए तुलसी सदन की प्रतिभागी समृद्धि सिंह कक्षा 8A मंच पर आ रही हैं। दुनिया में सभी के पास खाने को सेहतमंद और पौष्टिक खाना नहीं है। आज हम 21वीं सदी में रहते हैं और धरती को छोड़ मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन आज भी दुनिया में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके सामने बड़ी चुनौती पेट की भूख मिटाना है। ये बात ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट में कही गई है, जहां पर भारत को 116 देशों की सूची में 101वें स्थान पर रखा गया है। सुप्रभात। आज के दिवस पर मैं समृद्धि सिंह, क्या हम सभी को शाकाहारी होना चाहिए, विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। मैं अपने विपक्षी साथी को बताना चाहूंगी कि विश्व की सभी सभ्यताओं में भोजन पेट भरने का साधन मात्र न होकर उनकी सांस्कृतिक एवं धार्मिक विश्वासों का भी परिचायक है। यदि आप सभी को शाकाहारी बना देंगे तो क्या उनकी संस्कृति, धर्म एवं आस्था पर कुठाराघात ना होगा? क्या इससे देश और विश्व का सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगड़ेगा? इसका निश्चित एवं एकमात्र उत्तर हाँ ही है। साथ ही साथ मैं अपने विद्वान विपक्षी साथी एवं सदन से यही जानना चाहूंगी, क्या आज हम इस स्थिति में हैं कि शाकाहार से सभी का पेट भर सके? इसका उत्तर हम सब जानते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की आंकड़ों की माने तो जैसे जनसंख्या घनत्व का दबाव बढ़ रहा है, उससे निश्चित रूप से अन्न का उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन उसके पोषक मूल्यों में कमी आई है, जिनका सीधा अर्थ ये होगा कि शाकाहार पर निर्भर करने वाली हमारी संततियां पेट भरा होने के बाद भी कुपोषण का शिकार होंगी। आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार उपचार एवं शरीर को पुष्ट रखने के लिए मांसाहार आवश्यक है। मांसाहार से हमारी जीवन शैली एवं बौद्धिक क्षमता किस प्रकार प्रभावित होती है, इस तथ्य को जानने के लिए हमें बांग्ला संस्कृति की ओर देखने की परम आवश्यकता है। बांग्ला संस्कृति में विभिन्न प्रकार की कलाओं से विश्व को समृद्ध बनाया है। यह सत्य किसी से छुपा नहीं है। क्या आपने कभी इसके वैज्ञानिक तथ्य की पड़ताल की? तो सदन मैं आज आपसे जानना चाहूंगी, क्या हम स्थिति में हैं कि शाकाहार से सभी का पेट भर सके? और मैं यह भी बताना चाहूंगी
कि इस बौद्धिक विरासत की जड़ें उनकी आहार शैली में छिपी हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मछली बांग्ला संस्कृति का अभिन्न अंग है। और क्या आप जानते हैं, मछली में ओमेगा 3 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि शाकाहारी खाद्य में बहुत अल्प मात्रा में प्राप्त होता है। साथ ही साथ मछली में DHA से लेकर विटामिन D तक सभी घटक पाए जाते हैं, जो कि मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं। अतः मैं अपने विपक्षी साथी एवं सदन से यही कहूंगी कि शाकाहार एवं मांसाहार दो अलग अलग संस्कृतियां हैं। आप जिसे नहीं मानते उसे गलत ठहराना उचित नहीं है। आज संपूर्ण जगत खाद्य समस्या से जूझ रहा है, इसलिए हमें अपने पूर्वाग्रहों को भुलाकर विश्व को इस संकट से उबारने के लिए सोचना होगा। सभी को शाकाहारी बनाकर हम इस संकट से नहीं लड़ सकते। इसके लिए दोनों संस्कृतियों को मिलकर ही काम करना होगा। धन्यवाद। Time taken 3 minutes 20 seconds. विपक्षी प्रतिभागी ने अपने तर्कों से करारा प्रहार किया है। अब आपके समक्ष विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए मेरा सदन की प्रतिभागी अनन्या शिवकानी कक्षा 8 ब मंच पर आ रही हैं। आयुसत्व बलारोग्यम सुकृति वर्धनम रस्यास्मिता स्थिरादित्या आहारा सात्विका प्रिया। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो भोजन सात्विक अर्थात शाकाहारी व्यक्ति को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला तथा स्वास्थ्य, बल एवं तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। हमारे पुराण में भी कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन। सुप्रभात। मैं मीरा सदन का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने दिए गए विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे विपक्षी जो मांसाहारी भोजन का गुणगान गाते थक नहीं रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी, क्या नैतिकता के दृष्टिकोण से हम किसी बेजुबान की जान लेने का अधिकार रखते हैं? एक मूक निर्दोष जानवर का आहार के रूप में सेवन करना कहाँ तक न्याय संगत है? क्या हमारे दृष्टिकोण से कोरोना काल की छवियां धूमिल हो गई हैं? जब हमारे चिकित्सकों एवं वैज्ञानिकों ने शाकाहारी भोजन के महत्व को न सिर्फ समझाया किंतु शाकाहारी बनने के लिए प्रेरित भी किया। महोदया, आंकड़े बताते हैं कि शाकाहारी होने से हृदय रोग से कम आयु में मृत्यु की संभावना 25% कम है। वहीं दूसरी तरफ मांसाहारी भोजन का सेवन करने से कैंसर एवं मधुमेह जैसी बीमारियों में बढ़ोतरी हो रही है। एक सर्वे के अनुसार यदि भोजन में शाकाहार को जगह ज्यादा दी जाए तो दुनिया भर में हर साल होने वाली 50 लाख लोगों की मृत्यु को टाला जा सकता है। अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की रिसर्च के अनुसार यदि पूरी दुनिया में शाकाहार को बढ़ावा मिले तो धरती को ज्यादा स्वस्थ, ठंडा एवं दौलतमंद बनाया जा सकता है। सोचिए, फल और सब्जी के उत्पादन से भारत जैसे विकासशील देश सहित दक्षिण एशिया के देशों को भी लाभ होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से कम कैलोरी वाले भोजन का सेवन करने से मोटापे की समस्या भी कम होगी। मैं अपने प्रतिपक्षी को बताना चाहूंगी कि मांसाहार के लिए पाले जा रहे पशु को जो भोजन दिया जाता है, अगर वह इंसानों को मिलने लगे तो दुगने लोगों का पेट भरा जा सकता है। एक सर्वे के अनुसार भोजन में मांसाहार सिर्फ कम करने मात्र से ही दुनिया भर में करीब 33,36,000 करोड़ रुपए हर वर्ष बचाए जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आने से दुनिया भर में करीब 66,73,000 करोड़ रुपए हर वर्ष बचेंगे। मेरे विपक्षी को शाकाहार अपनाने के इतने लाभ अवश्य अकल्पनीय लग रहे होंगे, किंतु यह 100% सत्य है। शायद आप जानते नहीं, बेल्जियम का बड़ा हिस्सा हर वर्ष जानवरों को पालने में जाता है। इन जानवरों को रखने के लिए 6 लाख हेक्टेयर जंगलों को काट दिया जाता है, जिससे वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, जिस प्रकार हमारे ऋषि मुनियों ने शाकाहारी बनकर निरोगी जीवन एवं दीर्घायु प्राप्त की, हम सभी को अपनी पुरातन लाभकारी परिपाटी के चलते हुए शाकाहारी होना चाहिए, ताकि पृथ्वी लोक को पुनः स्वर्ग बनाने में हम अहम भूमिका निभा सकें। धन्यवाद।
शाकाहारी भोजन वास्तव में ईश्वर द्वारा प्रदत्त वरदान है। हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। अब आपके समक्ष विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए मेरा सदन की प्रतिभागी समृद्धि गौर कक्षा 8A मंच पर आ रही हैं। प्रायः मांसाहारी को अत्याचार करने वाला एवं संवेदनशील कहा जाता है, किंतु वर्तमान में स्थिति ये है, भोजन तो शाकाहारी है, किंतु बैर भाव रखते हुए मानव परस्पर जान लेने के लिए आमादा है। ऐसी स्थिति में सिर्फ मांसाहारियों पर दोषारोपण करना कहाँ तक उचित है? सुप्रभात। आज मैं विषय के विपक्ष में मेरा सदन का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ। महोदया, यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूंगी, हमारे अंदर अच्छी और बुरी दोनों तरह की भावनाएं होती हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम कैसी भावनाओं को जागृत रखते हैं। मेरे विपक्षी जो शाकाहारी भोजन के अनगिनत लाभ गिना रहे हैं, उन्हें शायद पता नहीं ओमेगा 3 जो हृदय संबंधी एवं कैंसर जैसी महामारी से बचाता है, वह बहुतायत समुद्री जीवों में ही पाया जाता है। इससे मस्तिष्क भी तेज होता है। हाल ही में हुए एक सर्वे के अनुसार समुद्री आहार को मेडिसिनल डाइट भी माना जाता है। कहने को तो शाकाहारी है, पर ये फिश ऑयल कैप्सूल खा के ओमेगा 3 की कमी पूरा करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, सामान्य दवाइयों में भी आमतौर पर जानवरों की हड्डियों और खाल से बने तत्व होते हैं। क्या इनका सेवन करके भी आप स्वयं को शुद्ध शाकाहारी कह सकते हैं? आज का युवा वर्ग जो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग है, वह जानता है मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगी, मांसाहार प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। हाल ही में हुए एक सर्वे के अनुसार शाकाहारियों की अपेक्षा मांसाहारियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। मांसाहार के लाभों से परिचित होने के बाद ही ये बदलाव आया है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि मांसाहारी की तुलना में शाकाहारियों की कार्य क्षमता एवं ऊर्जा कम होती है। मेरे प्रतिद्वंदी शायद जानते नहीं, मांसाहार में पोटेशियम और सोडियम प्रचुर मात्रा में मिलता है, जो शारीरिक सक्रियता को बढ़ाता है। क्या आप जानते हैं, कैंसर और मधुमेह जैसी बीमारियों से ऐसे लोग ज्यादा ग्रस्त हैं जिन्होंने मांसाहार का सेवन तक नहीं किया। आज हृदय संबंधी बीमारियों से शाकाहारी भी तो ग्रस्त हैं। क्या इसका जवाब है मेरे विरोधी के पास? हाल ही में हुए एक सर्वे के अनुसार शाकाहारी महिलाओं में बीमारियों से बचाने वाला प्रोटेक्टिंग सीरम कम पाया जाता है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि मांसाहारी महिलाएं शाकाहारी की तुलना में अधिक स्वस्थ होती हैं। जापान के लोगों का चिरायु का रहस्य भी तो समुद्री आहार का अधिकाधिक सेवन करना ही तो है। सोचिए, पाषाण युग में जब मनुष्य को खेती बाड़ी नहीं आती थी, तब वह क्या खाता था? तब वह मांसाहारी तो होता था। उस समय जिसके पास ज्यादा जानवर होते थे, वह उतना ही समृद्ध माना जाता था। हर दावत की शान यही मांसाहारी तो होता था। इससे सिद्ध होता है मांसाहारी होना हमारे इतिहास की जड़ों में बसा है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि तार्किक व आर्थिक दृष्टिकोण से भी मांसाहारी होना 100% उचित है। धन्यवाद। Take it 3 minutes 9 seconds. विपक्षी के तर्कों का भी हमें संज्ञान रखना चाहिए। कभी कभी धारणाएं टूटती ही हैं। अब आपके समक्ष विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए सुसदन की प्रतिभागी प्रभुर कौर कक्षा 8 मंच पर आ रही हैं। अंग नाश कर खा जाए, क्या फिर भी वो इंसान है? पेट तुम्हारा मुर्दा घर है या फिर कब्रिस्तान है? सुप्रभात। मैं विषय के पक्ष में अपना मत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। महोदया, शाकाहार शब्द के नाम में ही लाभ है। सामान्य शांति का अर्थ है कारक,
हा का अर्थ है हानि और र का अर्थ है रहित, अर्थात शांतिकारक हानि रहित। ऐसे लाभकारी विषय को हमारे विपक्षी बंधुओं को अपनाने में संकोच कैसा? मान्यवर, पश्चिमी प्रभाव जिम एवं चिकित्सकों को ढाल बनाकर मांस भक्षण के पक्ष में बड़ी बड़ी दलीलें देने वालों को मैं अवगत कराना चाहूंगी कि शाकाहार में प्रोटीन, खनिज, वसा, मिनरल आदि सब पाए जाते हैं। यह संपूर्ण आहार है। मानव को उसके मानवीय गुण दया, ममता, करुणा, प्रेम ही मानव बनाते हैं। विश्व सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि शाकाहारी भोजन सर्वश्रेष्ठ है। शोध से पता चलता है कि जानवरों को खाने से हम उनकी रुचि और प्रकृति अपनाते हैं। तभी तो मांसाहारियों में सहनशीलता की कमी पाई जाती है। न्यायालय गवाह है कि झगड़े फसाद के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। गीता में कहा भी गया है, जैसा अन्न वैसा मन। महोदया, शाकाहारी आहार मोटापा कम करने वाला, खाने में हल्का, स्फूर्तिदायक, पाचन में अच्छा होता है और यही नहीं, यह अधिक किफायती भी है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वाइन फ्लू, कैंसर, बीपी, मानसिक तनाव, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों की संभावना मांसाहार से बढ़ जाती है। मांसाहार की वकालत करने वालों से मैं पूछना चाहूंगी कि चिकित्सक अस्वस्थ होने पर मांसाहार करो ऐसा क्यों नहीं कहता? क्या मेरे बंधु ने विचारा कि विभिन्न संस्कृतियों में शाकाहार को महत्वपूर्ण क्यों माना है? मैं बताती हूँ। हमारे यहाँ एक चींटी तक की हत्या करने को पाप माना जाता है। जहाँ प्याज को तामसी भोजन कहकर थाली से दूर कर दिया गया हो, वहाँ मांस भक्षण सोचा भी नहीं जा सकता। हमारे समाज सुधारकों ने भी मांस भक्षण को बुरा कहा है। कबीरदास जी ने मांस भक्षण की निंदा करते हुए कहा है, बकरी पालती खाते हैं ताकि काढ़ी खाओ। जे जन बकरी खाते हैं तिनको कौन हवा, जियो और जीने दो। अहिंसा, परमो धर्म जैसी अवधारणा शाकाहारी के जीवन का आधार है। मानव, यदि सभी शाकाहारी बन जाएं, तो पृथ्वी पर रहना काफी सुखद हो जाएगा। जो अनाज का बड़ा भाग पशुओं का चारा बनता है बंद होगा, अन्न की समस्या दूर होगी, तापमान वर्धित कैसे 2/3 कम हो जाएंगे, पशुपालन की भूमि पर पेड़ एवं वनस्पति उगाए जा सकेंगी। इतने लाभ से आंखें मूंद कर रटंत तोते की तरह यदि हमारे प्रतिपक्षी मांसाहार की पैरवी के लिए सैनिकों के बल की दुहाई दे, तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी, कंद मूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे, पुरुष जैसे शूरवीर को नमन सिकंदर करते थे। धन्यवाद। वाह, शाकाहारी भोजन के लाभों से कौन नहीं परिचित है? इसे हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। अब आपके समक्ष विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए सोच सदन की प्रतिभागी गरिमा सिंह कक्षा 8ग मंच पर आ रही हैं। कल विदेश में पढ़ने वाली मेरी बड़ी बहन का फोन आया। वह काफी परेशान लग रही थी। वह 4 दिनों से तीनों समय मात्र ब्रेड खा रही है। अब वह यूरोप अमेरिका जैसे बड़े देश में तो है नहीं कि सब मिले। उनकी तो वहां भूखों मरने की नौबत आ गई। यह समस्या एक परिवार की नहीं, विदेश में पढ़ने, नौकरी करने या घूमने जाने वाले अनेक परिवारों की। अतः मैं मांसाहार के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सुप्रभात। मांसाहार का विरोध करने वालों को मैं बताना चाहूंगी कि मांसाहार हमारे समाज में आदिकाल से रहा है। आदि मानव ने क्या अपनी भूख शांत करने के लिए पहले सब्जियां उगाई थी? गीता में कहा गया है कि राजसिक कार्यों के लिए मांसाहार आवश्यक है, क्योंकि यह हमें अधिक शक्ति प्रदान कराता है। हमारे प्रतिपक्षी बंधुओं का मानना है कि मांसाहार करने वालों को पाप लगता है, तो मैं उनसे एक प्रश्न करना चाहूंगी कि जैनियों ने कीट पतंगों की हत्या के डर से खेती बंद कर दी और
साथ व्यवसाय करने लगे। परंतु क्या उन्होंने खाना बंद कर दिया? आप बताएं, क्या पाप खाने वाले को नहीं लगेगा? अगर नहीं तो मुर्गा खाने वाले को भी पाप नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हत्या उसने नहीं की। महोदया, वर्तमान में शाकाहारी फल सब्जी के नाम पर रसायनों का सेवन कर रहे हैं। किसान हानिकारक कीटनाशक उर्वरक का प्रयोग करते हैं, जिससे पौष्टिकता का नाश होता है, जबकि मांसाहार लाभकारी है। रक्त संचार बढ़ाने वाला, शरीर के तापमान में वृद्धि करने वाला मछली अंडे जैसा समुद्री भोजन हमारे दिमाग को तेज, आंखें एवं बालों में चमक प्रदान करता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मांसाहार अहम भूमिका निभा रहा है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में दवाई, वैक्सीनों का उत्पादन पशुओं के चर्म आदि से होता है। विज्ञान की माने तो दाल से 4 गुना अधिक प्रोटीन मांस में पाया जाता है। सेना चिन जाने वाला ठंडे प्रदेश के निवासियों की आवश्यकता है मांसाहार। मान्यवर, मुझे आशंका है कि अंटार्कटिका एवं कश्मीर जैसे ठंडे प्रदेशों में शाकाहारी जीवित भी रह पाएंगे। आर्थिक दृष्टि से भी मांसाहार के फायदे हैं। मांसाहार का आयात निर्यात अनेक लोगों के जीवन यापन का साधन बन चुका है। भारत के गरीब वर्ग के लोग जो महंगा खाद्यान्न नहीं खरीद सकते, अपने प्रोटीन एवं अन्य पोषक तत्वों की जरूरतों के लिए मांसाहार का सहारा लेते हैं। मैं अपने बंधु को बताना चाहूंगी कि मांसाहार की बंदी भारत समेत अनेक देशों की अर्थव्यवस्था को हिला देगी। देश में खाद्यान्न की कमी सदैव बनी रहती है। यदि मांसाहार भी बंद हो जाएगा तो क्या आधी आबादी भूखों मरने के कगार पर नहीं आ जाएगी? मान्यवर, आज के समय में एक जरूरत बनती जा रही है मांसाहार। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आपसे यही विचारने को कहूँ कि पेड़ भी जीव है, पशु भी जीव। जब है जीव का आहार जीव, तो मांसाहार में क्या त्रुटि? धन्यवाद। Time taken 3 minutes 18 seconds. कभी कभी जिन अपवादों से हम अनजान रहते हैं, वे हमारे समक्ष प्रकट हो ही जाती हैं। अब आपके समक्ष विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कबीर सदन के अग्रज दयाल कक्षा 8 मंच पर आ रहे हैं। वैभव माइक इस शाकाहार में भरे पड़े हैं पोषक तत्वों के भंडार। शाकाहारी बंधु देख अपनी सेहत की धार। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, निर्णायक मंडल, गुरुजन एवं मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आपके समक्ष क्या हमें शाकाहारी होना चाहिए विषय पर अपने तर्क प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए उचित भोजन मूल आधार है। सामान्य बुद्धिजीवी वर्ग के मस्तिष्क में यह भ्रांति घर कर गई है कि स्वास्थ्य की रक्षा तथा शक्ति प्राप्त करने के लिए मांसाहार आवश्यक है, परंतु वास्तविकता इसके परे है। शाकाहार अपने आप में संपूर्ण आहार है। शाकाहारी भोजन में प्रोटीन, खनिज, मिनरल्स एवं आदि आवश्यक तत्व पाए जाते हैं। इस भोजन की प्रवृत्ति सात्विक होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं खाद्य कृषि संगठन के ताजा सर्वेक्षण के अनुसार विभिन्न पेड़ पौधों, फलों, सब्जियों एवं वनस्पतियों के सेवन से कैंसर तथा हृदय रोग का जोखिम कम होता है। योग शास्त्र और आयुर्वेद के सिद्धांतों पर भी यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि मांस खाने वालों की अपेक्षा में शुद्ध सात्विक तथा साग सब्जियां खाने वाले व्यक्तियों का शारीरिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास अधिक होता है। इसलिए भोजन का सीधा संबंध शरीर से नहीं वरन मन और मस्तिष्क से भी होता है। जैसा खाएं अन्न वैसा होगा मन वाली कहावत गलत नहीं है। आहार का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना एवं शरीर को शक्ति पहुंचाना है। यदि यह सारे गुण शाकाहारी भोजन में समाहित हों तो हमें मांसभक्षी पशुओं की श्रेणी में आने की क्या आवश्यकता है। अनेक महान दार्शनिक कलाकार एवं अन्य जागृत महापुरुष
जैसे लियोनार्डो दा विंची, सर आइजैक न्यूटन, महात्मा गांधी, लियो टॉल्स्टॉय कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने समस्त जीवों के प्रति अहिंसा का मार्ग अपनाने के लिए और शाकाहारी होने के लिए प्रेरित किया है। मांस देने वाले पशुओं को कम समय में अधिक से अधिक हस्तपुष्ट करने के लिए कई तरह के एंटीबायोटिक्स एवं दवाइयां दी जाती हैं। पशुओं के मांस के साथ इन दवाओं का अंश भी मांस खाने वालों के शरीर में पहुंचता है और वे कई तरह की बीमारियों एवं शारीरिक विकृति के शिकार बन जाते हैं। मांसाहार की मांग बढ़ने से न केवल बीमारियां बढ़ती हैं, अपितु पर्यावरण एवं जलवायु में पहले पहुंच रही क्षति में भी भारी बढ़ोतरी होती है। प्राकृतिक रूप से सभी जीवों को जीने का अधिकार है। यदि आप सिर्फ अपनी उदरपूर्ति या स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या करते हैं तो आप उनके जीने की स्वतंत्रता छीन रहे होते हैं। विभिन्न संस्कृतियों में भी शाकाहार के महत्व को माना गया है। जियो और जीने दो और अहिंसा परमो धर्म शाकाहार की अवधारणा के आधार हैं। अतः शाकाहारी भोजन के गुणों के आधार पर मैं इस तर्क का समर्थन करता हूँ कि शाकाहारी भोजन ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। धन्यवाद। Time taken 3 minutes 11 seconds. ऋषि मुनियों की धरा पर अहिंसा परोधर्मा की धारणा रखकर यदि हम भोजन करते हैं तो हमारे विचारों में भी उदारता आती है। अब आपके समक्ष विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कवि सदन के प्रतिभागी राशि अवस्थी कक्षा 8 मंच पर आ रही हैं। आप मांसाहार क्यों करते हैं? क्योंकि स्वादिष्ट लगता है तथा स्वास्थ्यकारी है। संसार में 80 से 85% आबादी मांसाहारी है। आप बताइए, जिस जगह फल या सब्जियां उगती ही ना हो वहां शिकार करके मांस खाने के सिवाय कोई चारा बचता है क्या? आदरणीय प्रधानाचार्य जी, निर्णायक मंडल, गुरुजन एवं मेरे मित्रों, मैं आपके समक्ष क्या हमें शाकाहारी होना चाहिए विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो मांस को हाथ तक नहीं लगाते, परंतु वह एक इंसान की हत्या करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते हैं। अगर जानवर का मांस खाना हत्या है तो अत्यंत ठंडे प्रदेशों में जहां साग सब्जियां लगभग उपलब्ध ही नहीं है, तो जीवन रक्षा एवं उदर पूर्ति के लिए मांसाहार आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जीवन के आगे कोई विकल्प ही नहीं ठहरता। भारत के कोंकण इलाके में मछली को मांसाहार की श्रेणी में नहीं रखा जाता, क्योंकि स्थान परिवेश के अनुसार वहां लोगों का यही भोजन है। इसी प्रकार कई धर्मों तथा हिंदू धर्म के क्षत्रिय मत में मांसाहार का निषेध नहीं माना गया है। भारत में 71% लोग मांसाहारी हैं। यदि आप शाकाहार के लाभ से परिचित हैं तो मांसाहार के लाभ को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मांसाहार में जिंक, ओमेगा सहित आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। ये शक्तिवर्धक, आंखों की रोशनी बढ़ाने वाला है। इससे प्राप्त आयरन शरीर आसानी से ग्रहण कर लेता है और प्रोटीन की मात्रा प्रदान करता है। गुणों के आधार पर भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। मांसाहार में राजसिक गुण आते हैं। आप जिस भी गुण को बढ़ाना चाहते हैं उसके आधार पर भोजन चुन सकते हैं। शायद इसीलिए दुनिया भर की किसी भी सेना में मांसाहार को वर्जित नहीं माना गया है, अपितु प्राथमिकता दी गई है। विशेषज्ञों की राय माने तो हमें मांसाहारी से शाकाहारी बनने की ओर जाने से पहले देश में रोजगार के नए विकल्प तलाश करने चाहिए। यदि मेरे मित्रों ने ब्लड प्रेशर एवं कई घातक बीमारियों का कारण ही मांसाहार बताया है, तो आप ओमेगा 3 एवं मछली के तेल से बने कैप्सूल जो रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं शक्तिवर्धन के लिए जाने जाते हैं कि फायदे से क्या आप परिचित नहीं हैं? अतः मांसाहार के लाभ को देखते हुए मैं इस तर्क का पुरजोर खंडन करती हूँ कि क्या शाकाहारी भोजन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। धन्यवाद।
51 seconds. विपक्षी के तर्कों से भी हम मुंह नहीं फेर सकते। देश काल एवं परिस्थितियों के अनुसार मांसाहार को चुनना कभी कभी हमारी विवशता भी होती है, इसलिए हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। सभी प्रतिभागियों ने अपनी वाचन क्षमता एवं प्रतिभा का अत्यंत सुंदर प्रस्तुतिकरण किया। सभी प्रतिभागी प्रतियोगिता का परिणाम जानने के लिए उत्सुक हैं। हम प्रधानाचार्य जी के प्रति सदैव आभारी हैं कि समय समय पर हिंदी वाचन की अंतरसदनीय एवं अंतरविद्यालयी प्रतियोगिता के लिए आप सदैव प्रोत्साहित करती हैं। आपकी प्रेरणा पाकर हमें जो सबल मिलता है, इसके लिए हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे। अतः मैं आदरणीय प्रधानाचार्य जी से नम्र निवेदन करती हूँ कि वह मंच पर आकर प्रतियोगिता का परिणाम घोषित करें। धन्यवाद। We had a good competition in Hindi. हमारा जो हिंदी दिवस है वह तो सितंबर में निकल जाता है जब हमारे अर्धवार्षिक परीक्षा होती है। तो क्या करें, हमेशा हम या तो पहले बनाना पड़ता है, इस बार हम बाद में बना रहे हैं। तो ये बहुत बहुत ही शुभ दिन हम मानेंगे, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा को सम्मान देने का दिन है। और क्योंकि हम सब भारतवासी हैं, इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी मातृभाषा को सम्मान दें और उसको सही सीखने का प्रयत्न करें। और जब भी अपनी मातृभाषा बोलें तो इस तरीके से बोलें कि जो भी सुने उसे प्रिय लगे, उसे अच्छी लगे। ऐसी कोई भावना या बात हिंदी में ना बोले जिससे दूसरों को ठेस लगे। हाँ, तो यदि हम ये चीज़ थोड़ा कॉन्शियसली करेंगे तो जो है हम अपना भारतीय होने का धर्म निभाएंगे। तो ये बात जरूर ध्यान में रखिए। आज हम सब हिंदी की एक प्रतियोगिता के लिए बैठे हैं। इतना अच्छा हमने आज यहाँ वाद विवाद प्रतियोगिता का प्रदर्शन जो है वो देखा है। तो हम अगर यहाँ पे ऑडियंस है तो हमारा भी कुछ कर्तव्य है। तो ये बात समझ के इस चीज़ को एडॉप्ट करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन बच्चों ने बहुत सुंदर तरीके से इस वाद विवाद के विषय को प्रेजेंट किया, बहुत अच्छे से किया। तो सभी जितने भी प्रतिभागी थे उनके लिए हम उनको प्रोत्साहन देना चाहेंगे इस तरीके से। परंतु एक बात मैं अवश्य कहना चाहूँगी कि जब हम वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो हमें यह प्रूव करना है कि भाई जो मैं कह रहा हूँ या जो मैं कह रही हूँ वही सही है। तो यदि हम इस ढंग से ना बोले कि जो मैं कह रही हूँ वही सही है तो वो वाद विवाद लगता ही नहीं है। यदि हमने उसे बड़े ही सहज तरीके से बोल दिया, बड़े ही मधुर तरीके से बोल दिया, तो फिर वह वाद विवाद नहीं रह जाता। क्योंकि वाद विवाद प्रतियोगिता तो एक तरीके की फाइट है, एक लड़ाई है एक दूसरे के साथ। नहीं जो मैं सोचती हूँ वो सही है, नहीं जो मैं सोचता हूँ वही सही है। जैसे कि आप भाई बहनों के साथ लड़ते हैं अपने, है ना।
तो हमें भी, हाँ ये सब भी आपके भाई बहन हैं जिनके साथ आपकी लड़ाई है, तो उस तरीके से वाद विवाद जो है उसमें हमें हिस्सा लेना चाहिए। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रही है कि यहाँ आपको बड़े अच्छे से ऐसे बोल से नहीं बोलना है, यहाँ ये हमें बात जरूर प्रूव करके रखनी है कि भाई जो मेरे विचार हैं वही उत्तम विचार हैं और वही सबको मानने चाहिए। तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या मानूं, मैं शाकाहारी बनूं या मैं मांसाहारी बनूं, कुछ समझ में आया आप लोगों को? और ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन बहुत उससे जोर से बोला कि नहीं भाई हम सबको शाकाहारी ही होना चाहिए, भाई उसने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया, आज से मैं शाकाहारी। या फिर मैंने ये प्रूव कर दिया कि भाई नहीं, बिना मांस के क्या होगा भाई, हमारे अंदर वो ऊर्जा कैसे आएगी, हम लड़ाई लड़ेंगे कैसे, हम खेलों में भाग कैसे लेंगे। बाकी कंट्रीज की तरफ देखिए जो मांसाहार करती हैं, हाँ उनके प्लेयर्स को देखिए क्या जोर से खेलते हैं, क्या ताकत लगती है। हमारे जो भारतीय जाते हैं शाकाहारी, वो तो उतना अच्छा प्रदर्शन कर ही नहीं पाते क्योंकि ठंडी ठंडी यहाँ पे शाकाहारी भोजन का सेवन करते हैं। तो ठीक है, दोनों ही तर्क अच्छे थे, परंतु यदि आप इनको जरा जोर लगा के बोलते तो हम लोगों को थोड़ा और आनंद आता और समझ में आता कि हाँ इनके अंदर वाद विवाद को सही प्रेजेंट करने का गुण है। तो कुछ बच्चे कुछ हद तक कोशिश कर पाए, बहुत अच्छे तो नहीं कर पाए, लेकिन ठीक है, जितनी भी कोशिश करें आगे से ये याद रखेंगे। एंड वन मोर थिंग यू मस्ट रिमेंबर, दिस इज फॉर इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। When you are speaking, okay, you all have a habit of breaking up the sentences into a number of parts. When there is no comma, there is no need to break it up. One line should be spoken as one line, unless there is a pause, unless there is a comma or a semicolon or a colon. Okay, this thing you should remember. Most of you were speaking well in Hindi, but each sentence was being broken up. Okay, so if you are breaking up the sentence, you know, whatever idea you are presenting also gets broken up, the flow gets broken, the idea gets broken, which should not happen. जब भी हम बोलेंगे, यदि हम हिंदी भी बोल रहे हैं तो हम ध्यान देंगे, हमें केवल रट के नहीं बोलना है, हमें समझ के बोलना है। तो हम अपना एक विचार जो है, यदि उसमें कॉमा नहीं लगता तो फिर हम उस विचार को पूरा खत्म करके दूसरे विचार पे जाएंगे। ये नहीं कि उसको एक 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 इतने सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखिए और जो वाद विवाद की क्षमता है उसको बढ़ाइए। इस चीज़ पे थोड़ा सा भी अध्यापिकाएं भी ध्यान देंगी और लिखा तो आपकी अध्यापिकाओं ने ही है शायद, तो उनके लिए इसलिए भी ध्यान रखती है, उसके अंदर जो सम्मान है हिंदी भाषा के लिए और जिस अभिमान और सम्मान से वो भाषा पढ़ाती है वो आप लोग नहीं समझ रहे हैं। और जैसी भाषा वो आपको सिखाती है वैसी भाषा का आप प्रयोग भी नहीं कर रहे हैं। तो उनको सम्मान देना सीखिए जिससे आपका हिंदी के प्रति सम्मान बढ़े, ठीक है। और जब भी आप कुछ लिखें तो आपको उस पर गर्व हो कि देखिए मैंने कितना अच्छा लिखा है, अपनी मातृभाषा में लिखा है और अपनी मातृभाषा के सम्मान में लिखा है। ऐसा ना लगे कि हमारी मातृभाषा है, मैं भारतवासी हूँ, लेकिन मैं एक भी पैराग्राफ लिखता हूँ तो उसमें 50 गलतियाँ करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए। बहुत दुख होता है जब आप लोगों के पेपर्स मेरे पास आते हैं और आपके उसमें एक पत्र लिखना है, पत्र तो छोड़ ही दो, ऊपर कुछ लिखा नीचे कुछ लिखा, बीच में 2 लाइनें लगा के खत्म। मतलब कि जैसे हमें सोचना ही नहीं है। सोचिए, अगर किसी चीज किसी विषय पे अनुच्छेद लिखना होता है, आपको लिखने हैं 100 शब्द तो लिखे होंगे 20 शब्द। क्यों भाई, सारा दिन हिंदी में बोलते हैं, घर में भी हिंदी बोलते हैं, हाँ आपस में भी हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी लिखने में इतनी सुस्ती क्यों हो रही है? ये नहीं,
होना चाहिए। इसीलिए सही प्रयास करिए, सही सोचिए, सही बोलिए, सही सुनिए, सही पढ़िए। जब पढ़िए तो बहुत ध्यान से पढ़ें, जिससे कि सही क्या है वह मस्तिष्क में जाए, ना कि वह जो ऊपर से कहीं से टपका हुआ गलत है। हाँ, ऊपर अभी नहीं है। ओके, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब आप लोगों को सबको इंतजार है, ठीक है। तो प्रथम स्थान पर 2 विद्यार्थी हैं और ये है प्रभुल कौर पक्ष में ज्यादा है कि विपक्ष में ज्यादा है, क्या बने? पक्ष में ज्यादा है, इसलिए शाकाहारी बने। बहुत अच्छे। And a very, very big hand for Vaishnavi for such beautiful soothing comparing. Give her a very big hand. That competition is very good. Now all the winners know first, all the class 6 winners, you come onto the stage. Class 6 winners. अच्छा हम फ्रॉम दिस साइड। अच्छा वहाँ से Mohit Mishra, 6th A, first position, Kabir House. Gurmeet Singh, 6th D, Kabir House, first position. Aradhya Dikshit, 6th E, Kabir House, first position. 6th D, Akshat Soni, Kabir House, first position. 6th E, Bihan Trivedi, Kabir House, first position. Vranda Tarya, 6th A, Meera House, second position. Suryansh Verma, 6th A, Meera House, second position. Aditya Kanojia, 6th B, Meera House, second position. Anushka Mishra, 6th D, Meera House, second position. Ananya Jaiswal, 6th E, Meera House, second position. Dhruv Sachdeva, 6th D, Soor House, third position. Babneet Kaur, 6th D, Soor House, third position. Jivika Mishra, 6th B, Soor House, third position. Davik Kriplani, 6th A, Soor House, third position. Samriddhi Pandey, 6th A, Soor House, third position. So these were the class 6 first, second and third position participants. Now, and shall I announce for class 7th? Class 7th. Class 6 teachers. Center.
बैग्स। Siddhadeep Singh, 7th E, 3rd position. Shaurya Saxena, 7th D, Kabir House, 3rd position. Jagannath Gupta, 7th B, Soor House, 2nd position. Class 7th, Satvik Tripathi, 7th A, Meera House, 1st position. Sableen Kaur, 7B, Meera House, 1st position. Aditya Singh, 7th E, Soor House, 2nd position. Jagannath Gupta, 7B, Soor House, 2nd position. Shaurya Saxena, 7D, Kabir House, 3rd position. Siddhadeep Singh, 7th E, Kabir House, 3rd position. Now class 8 winners. Prabhul Kaur, 8C, Soor House, 1st position. Agiraj Dayal, 8A, Kabir House, 1st position. Samriti Kaur, 8A, Meera House, 2nd position. Garima Singh, 8D, Soor House, 2nd position. Jessica Nigam, 8D, Tulsi House, 3rd position.